Hello everyone. Let's start our today's topic. In this video we are going to discuss about various key topics under plant hormone. Firstly we discuss about seed biology. Study of seed is called as spermology and seed is the final product of sexual reproduction. Fertilized ovule is known as seed. Covering of a seed की बात करें तो outer covering is known as testa. Inner covering is called as tegmen. एंड कवरिंग को सीड कोट कहा जाता है एंड सीड कोट कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग. सीड ओपनिंग जो होती है जिस एंड से दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड से जो है ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं से सीड की ओपनिंग होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एपोमिक्सिस. द टर्म एपोमिक्सिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड की फॉर्मेशन को कहा जाता है एपोमिक्टिक सीड. अगर हम टर्म पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस को कंपेयर करें तो पार्थिनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो इसमें ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. वर्जन बर्थ इसे कहा जाता है. इट इज़ अ फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ. सेकेंड, अगर हम पार्थिनोकार्पी की बात करें तो इसमें भी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है. इसमें डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीडलेस फ्रूट इसे कहा जाता है. वर्जन फ्रूट ये होता है. फीचर ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट का ही है. थर्ड हम बात करते हैं एपोमिक्सिस. डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस और वर्जन सीड इसे कहा जाता है. ये फीचर सिर्फ और सिर्फ प्लांट का होता है. इस तरह से हम इनको कंपेयर करके भी लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम सीड की बात करें तो सीड दो तरह के होते हैं, डाइकॉट सीड एंड मोनोकॉट सीड. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं डाइकॉट सीड. डाइकॉट सीड का मतलब है जिसमें 2 कॉटिलिडन है. इस तरह से ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नोड से जो निकलते हैं दैट इज कॉटिलिडन. और यहाँ हमने देखने को मिलते हैं डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है. इस तरह से 2 कॉटिलिडन जो है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं और बीच में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस की जो बीच का पॉइंट होता है दैट इज नोन एज कॉटिलिडनरी नोड. इस नोड से ही ये कॉटिलिडन अराइज होते हैं. इस तरह से अपरली अगर हम देखें तो अपर हमें देखने को मिलता है नोड के अपरली तो पेम्यूल की फॉर्मेशन होती है जो फर्दर फिर शूट सिस्टम फॉर्म करता है. और कॉटिलिडनरी नोड और पेम्यूल के बीच के पूरे स्पेस को कहा जाता है एपिकोटाइल. तो एपिकोटाइल जो होता है टुवर्ड्स पेम्यूल होता है. और इस नोड से लोअर की बात करें एंड हमें देखने को मिलता है दैट इज रेडिकल जो फॉर्मेशन ऑफ रूट सिस्टम करता है. और नोड और रेडिकल के बीच जो सिस्टम होता है दैट इज हाइपोकोटाइल. इस तरह से हमें ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट, अगर हम मोनोकॉट सीड की बात करें तो मोनोकॉट सीड में सिंगल कॉटिलिडन इसमें प्रेजेंट होता है. इस तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें देखने को मिलती है और इस कॉटिलिडनरी नोड से जो कॉटिलिडन निकलता है दैट इज नोन एज सिंगल कॉटिलिडन और उसे कहा जाता है स्कूटेलम. तो स्कूटेलम जो फीचर है दैट इज मोनोकॉट सीड का ये फीचर है. शील्ड शेप कॉटिलिडन होता है ये. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटिलिडनरी नोड से जो एंड होता है उसे हम कोलियोपेटाइल कहते हैं. इस तरह से पेम्यूल हमें देखने को मिलता है और पेम्यूल के आउटरली हमें मास ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं दैट इज नोन एज कोलियोपेटाइल जो कवरिंग ऑफ पेम्यूल होते हैं. रेडिकल की कवरिंग होती है उसे कहा जाता है कोलियोरहिजा. तो कवरिंग ऑफ रेडिकल इज नोन एज कोलियोरहिजा. इसी तरह से कोलियोरहिजा और कॉटिलिडनरी नोड के बीच में हाइपोकोटाइल होता है और कॉटिलिडनरी नोड और पेम्यूल के बीच में एपिकोटाइल होता है. वो सेम ही हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, अगर हम सीड में बात करें तो 2 तरह के सीड होते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं एल्ब्यूमिनस सीड जिसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. ये फीचर है मोनोकॉट्स का. मोनोकॉट जैसे कि मेज हो गया, बार्ली हो गया, इनका ये फीचर है. मोनोकॉट की जो सीड्स होती हैं सीड्स विच रिस्टोर सम ऑफ द एंडोस्पर्म आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाता है. मोनोकॉट का ये फीचर होता है और ये एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस सीड देखने को मिलते हैं. जितने भी मोनोकॉट्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड. लेकिन ऑर्चिड एक मोनोकॉट है, इसमें जो है वो एल्ब्यूमिनस सीड जो है वो प्रेजेंट नहीं है. तो एक्सेप्शन के केस तो हमें लर्न करने ही पड़ते हैं. एंड सम ऑफ द डाइकॉट भी शो करते हैं एल्ब्यूमिनस सीड दैट इज नोन एज कैस्टर. कैस्टर में भी कैस्टर एक डाइकॉट प्लांट है और इसमें जो है एंडोस्पर्मिक सीड जिसे एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है वो होती है.
सेकंड हम बात करते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड की, जिसे एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। ये फीचर होता है डाइकॉट्स का, जैसे कि पी एंड बीन्स जो हैं वो डाइकॉट्स हैं। इसमें सीड्स विच कंज्यूम ऑल द एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डाइकॉट्स में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो इसका जो सीड होता है वो पूरे एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जितने भी डाइकॉट्स हैं वो इसके एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट कैस्टर को छोड़कर एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंड सम ऑफ द मोनोकॉट भी जो है वो नॉन एल्बुमिनस होते हैं, दैट इज ऑर्चिड। इस तरह कंपेयरली हम इन दोनों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन जो है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं एपिगियल। एपिगियल सीड जर्मिनेशन डाइकॉट्स एंड पाइनस में देखने को मिलता है। एपी का मतलब है अबव एंड गियल का मतलब होता है ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर आकर जो है सीड की जर्मिनेशन हो उसे कहा जाता है एपिगियल सीड जर्मिनेशन ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। इसमें जो हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट होता है, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम जमीन के अंदर जब सीड को डालते हैं तो ये हमें सीड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसमें जो हाइपोकोटाइल रीजन होता है वो इलोंगेट करने लगता है। जैसे ही हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है तो सीड जो है वो अबव द ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, और अबव द ग्राउंड होने के बाद ये सीड जर्मिनेट होती है। अबव द ग्राउंड होने से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरा सीड ने कंज्यूम कर लिया होता है, तो इसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं रहता है। सेकेंड हम बात करते हैं हाइपोगियल सीड जर्मिनेशन। जो हाइपोगियल सीड जर्मिनेशन होता है वो मोनोकॉट और साइकस का फीचर होता है। हाइपो का मतलब होता है बिलो एंड गियल का मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड के नीचे ही इसमें सीड रहता है ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल। इसमें जो इलोंगेशन होती है वो एपिकोटाइल की होती है। इस तरह से हमारे पास एक मोनोकॉट सीड है। मोनोकॉट सीड में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसमें फिर हमें फर्दर इलोंगेशन देखने को मिलती है, तो इसका जो प्रिम्यूल पार्ट है, जो एपिकोटाइल रीजन होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ इस तरह से लीव्स की या शूट की फॉर्मेशन करता है, एंड नीचे जो हाइपोकोटाइल होता है वो रूट की फॉर्मेशन करता है ड्यू टू, क्योंकि इसमें जो एपिकोटाइल रीजन है वो ग्राउंड के बिलो ही इलोंगेट करने लग जाता है, और इस तरह से ग्राउंड के अबव फिर इसके पार्ट्स ही हमें देखने को मिलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो सीड होता है, मोनोकॉट का जो सीड होता है वो सीड एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और एंडोस्पर्म अगर जमीन के ऊपर आ जाएगा तो इसको जो बर्ड्स होते हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं एज ए फूड, तो इसलिए ये ज़मीन के नीचे ही मोनोकॉट सीड हमें देखने को मिलते हैं और वहीं वो जर्मिनेट करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं विविपेरस। तो विविपेरस जो सीड्स होते हैं ये मैंग्रोव प्लांट का फीचर है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो दलदल में ग्रो करते हैं, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो उस दलदल में ग्रो इजीली नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सीड जर्मिनेशन हमें देखने को मिलती है इनसाइड द फ्रूट एंड ऑन द पेरेंट प्लांट। जब वो पेरेंट प्लांट के ऊपर ही होते हैं तभी उनमें सीड जर्मिनेशन होने लग जाती है उनके फ्रूट में, और इस तरह की जर्मिनेशन को कहा जाता है प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। जो प्रोसेस होती है उसे विविपेरिटी कहा जाता है, और ये देखने को मिलता है मैंग्रोव प्लांट का ये फीचर होता है। इस तरह से हमें 3 तरह की सीड जर्मिनेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड डॉर्मेंसी की। सीड डॉर्मेंसी का मतलब है सीड जो है वो डॉर्मेंट है, मतलब कि इनएबिलिटी है सीड की, जर्मिनेट वो नहीं हो सकता है, उसे सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। इवन इफ प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट कंडीशन, अगर हम उसको अच्छी एप्रोप्रिएट कंडीशन दे रहे हैं फिर भी वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता है, उस तरह की कंडीशन को कहा जाता है सीड डॉर्मेंसी। इनएबिलिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट इवन इफ आफ्टर द प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन, उसे कहा जाता है सीड डॉर्मेंसी। और सीड डॉर्मेंसी के बहुत कारण हो सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सीड कोट एबनॉर्मेलिटी। तो सीड कोट एबनॉर्मेलिटी में हम बात करते हैं टफ सीड कोट। अगर उसका जो सीड कोट है वो टफ है, ये रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन हो सकता है इम्परमिएबल ऑफ सीड कोट। फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें टफ ऑफ सीड कोट, तो ये देखने को मिलता है कैप्सेला में, जिसे सेफर्ड पर्स कहा जाता है, लेपिडियम में और मस्टर्ड। तो इनके जो सीड होते हैं वो टफ होते हैं, इसलिए उनका जो सीड कोट है वो एबनॉर्मल होता है और डॉर्मेंट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं इम्परमिएबल सीड कोट। इम्परमिएबल टू वाटर हो सकता है इन केस ऑफ मालवेसी, या इम्परमिएबल टू गैसेस हो सकता है इन केस ऑफ कंपोजिटिव फैमिली। तो इस वजह से भी सीड जो है वो एबनॉर्मल होता है, या ये भी कारण हो सकता है उसके डॉर्मेंट होने का। सेकेंड हम बात करते हैं इमैच्योर एम्ब्रियो। नॉट प्रॉपरली डेवलप अगर एम्ब्रियो होगा तब भी सीड जो है वो डॉर्मेंट होता है। थर्ड हम बात करते हैं इनहिबिटर, जो उसको डॉर्मेंट रखते हैं। इसमें इनहिबिटर हो सकते हैं जैसे कि ABA एब्सिसिक एसिड हो गया, फेरुलिक एसिड हो गया, फिनोलिक एसिड हो गया, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। दीज आर द इनहिबिटर जो कॉज करते हैं डॉर्मेंसी को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। अगर हमने वो सीड की डॉर्मेंसी, एनेबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट को अगर हमने ब्रेक करना हो तो उसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग करना या वीकनिंग ऑफ सीड कोड। सीड कोड को या तो तोड़ना या उसे वीक करना इज नोन एज स्कैरिफिकेशन। ये बाय मैकेनिकल मेथड से भी हो सकता है, या तो हम रप्चर करेंगे सीड कोट को विद नीडल्स, दैट इज द मैकेनिकल मेथड जिससे हम कर सकते हैं। या सेकंड हम बात करते हैं केमिकली भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज विद अल्कलीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके भी हम स्कैरिफिकेशन कर सकते हैं, ब्रेकिंग कर सकते हैं या वीक कर सकते हैं सीड कोट को। सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है प्री चिलिंग करना। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर हम देंगे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 2 to 3 मंथ, दैट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन, और ये देना पड़ता है इन केस ऑफ एप्पल एंड पीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज इम्पेक्शन। वाइग्रस शेकिंग अगर हम करेंगे तब भी जो है वो डॉर्मेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं टू अनलॉक द माइक्रोपाइल, और जो सीड का माइक्रोपाइलर एंड होता है उसको हम अनलॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी उसकी डॉर्मेंट स्टेज जो है वो ब्रेक की जा सकती है। फोर्थ हम बात करते हैं केमिकल्स। तो ये हमने ऑलरेडी जिब्रेलिक एसिड में पढ़ा है कि वो जो है डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, या पोटाशियम नाइट्रेट भी जो है वो केमिकल होता है जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकता है, एंड थियोयूरिया, ये भी ये केमिकल्स हैं जो ब्रेक करते हैं सीड डॉर्मेंसी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कब तक वो सीड जो है वो वाइबल रहता है। इन केस ऑफ ल्यूपाइन, ल्यूपाइन को कहा जाता है ल्यूपिनस आर्केटिकस, ये आर्कटिक टुंड्रा में इसे फाउंड किया गया था, और इसकी जो डॉर्मेंसी पीरियड है दैट इज 10,000 ईयर तक ये जो सीड है इसका वाइबल रहा था, जिंदा रहा था। उसके बाद जो है ये सीड जो है वो जर्मिनेट कर सकता है, तो इसका जो वाइबिलिटी पीरियड है दैट इज 10,000 ईयर। सेकेंड हम बात करते हैं डेट पाम, फोइनिक्स डिक्टिलीफेरा कहा जाता है, नियर द किंग हॉर्ड्स पैलेस के पास या डेड सी के पास इसे देखा गया था। इसका डॉर्मेंसी पीरियड जो है वो 2000 ईयर जो है वाइबल रहता है ये सीड। इस तरह से इनका वाइबल पीरियड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कब तक जो सीड है वो वाइबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म जो फैक्टर है, लाइट रिलेटेड फैक्टर है फॉर फ्लावरिंग, उसे कहा जाता है फोटो पीरियडिज्म। फर्स्ट अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे डिस्कवर किया था गार्नियर एंड एलार्ड ने इन मैरल एंड मैमथ वेराइटी ऑफ टोबैको, म्यूटेंट वेराइटी ऑफ टोबैको में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। फोटो पीरियडिज्म की अगर हम बात करें रिलेटेड टू एक्सपोजर ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ लाइट डार्क बोथ, तो कितना ड्यूरेशन लाइट और डार्क का है उससे डिपेंड करता है ये, दैट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। परसेप्शन साइट ऑफ लाइट एंड डार्क, परसेप्शन माना जाता है कि ये जो फोटो पीरियडिज्म है वो लीफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज हाइपोथेटिकल हार्मोन है एक जो सिंथेसाइज होता है लीफ में, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। दैट हार्मोन इज नोन एज फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन की कोई ऑथेंटिकल डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि ये जो फ्लोरिजन होता है ये लीफ में सिंथेसाइज होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग करने के लिए। फ्लोरिजन की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट दिया था चलख्यान ने दिया था। कंसिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड एंथेसिन, एंथेसिन और जिब्रेलिक एसिड जो है वो मिलकर फ्लोरिजन की फॉर्मेशन करते हैं। एंथेसिन एक स्टेरॉइड है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर लाइट मोर देन द क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ का मतलब है अगर 24 आवर का डे होता है तो उसकी क्रिटिकल लेंथ मतलब कि 12 घंटे, हाफ जो है उसकी क्रिटिकल लेंथ है। अगर प्लांट को रिक्वायर्ड लाइट जो है उस क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा मिलती है दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। इसमें एग्जाम्पल हैं वीट, रेडिस, शुगर बीट, स्पेनच, हेनबेन, जिसे हायोसिसिमस नाइगर कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं इनको रिक्वायर्ड लाइट जो होती है वो लेस देन द क्रिटिकल लेंथ, तो जो क्रिटिकल लेंथ है उससे अगर कम इनको लाइट मिलती है दैट्स आर कॉल्ड एज शॉर्ट डे प्लांट। इसमें एग्जाम्पल है राइस, सोयाबीन, टोबैको, जेंथियम, जेंथियम को कहा जाता है कुकेलबर। थर्ड हम बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स की। डज नॉट अफेक्ट
by the light and dark duration, for example tomato, cotton, cucumber, pea and sunflower। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल डे लेंथ होता क्या है। इस तरह से 24 आवर का हमारे पास एक डे होता है जिसकी हाफ जो होता है इसकी क्रिटिकल लेंथ होती है, ड्यूरेशन ऑफ विच मस्ट बी एक्सीड इन द लॉन्ग डे प्लांट। और लॉन्ग डे प्लांट की अगर हम बात करें तो उनमें जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है वो इस क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा अगर होता है तो उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। एंड मस्ट नॉट बी एक्सीड इन द शॉर्ट डे प्लांट, और शॉर्ट डे प्लांट में ये क्रिटिकल लेंथ से कम होने चाहिए, इसलिए उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एक लॉन्ग डे प्लांट है और ये टोटल हमारे पास जो है 24 आवर है जिसकी हाफ क्रिटिकल लेंथ यहाँ है। अगर ये क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा लाइट इसके पास है तो उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे और इसके पास डार्क जो है फिर कम होगा। और शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनकी जो क्रिटिकल लेंथ से कम इनके पास लाइट है। तो अगर इनके पास लाइट जो है इतना ही रीजन तक लाइट है और डार्क का पीरियड जो है वो ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड है शॉर्ट डे प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइटोक्रोम थ्योरी की। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइटोक्रोम थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोट्रॉपिज्म में। सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। फाइटोक्रोम जो थ्योरी है गिवन बाय द हेनरिक एंड बॉर्थविक ने इसे दिया था, टर्म दिया था बटलर ने। ग्लाइकोप्रोटीन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फाइटोक्रोम की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पी आर फॉर्म, इसकी एक फॉर्म है दैट इज पी आर फॉर्म जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, एंड सेकेंड इज द पी एफ आर फॉर्म जो एक्टिव फॉर्म होती है। पी आर फॉर्म की बात करें ये रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट को इस पी आर की ज़रूरत होती है ताकि फ्लावरिंग उन प्लांट्स में हो सके। सेकेंड हम बात करते हैं पी एफ आर की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लावरिंग करने के लिए लॉन्ग डे प्लांट के लिए। तो लॉन्ग डे में अगर प्लांट में फ्लावरिंग होनी है तो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है दिस पी एफ आर की। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन, और ये पी एफ आर जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से अगर हम बात करें जो पी आर होता है ये एब्जॉर्व करता है लाइट को, फोटो सिस्टम 660 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को ड्यूरिंग द डे। जब दिन में ये पी आर जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पी एफ आर में। तो इस तरह से दिन में जो फॉर्मेशन होती है, एक्युमुलेशन होती है, वो पी एफ आर की होती है और ये एब्जॉर्ब करता है P700 नैनोमीटर की लाइट। जब इसको P700 नैनोमीटर की लाइट मिल जाती है तो ये पी एफ आर भी फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू पी आर, और ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट ड्यूरिंग द डार्क। रात के टाइम जो फार रेड लाइट होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये पी एफ आर जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है पी आर में। इस तरह से ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग द डे की बात करें तो डे में, दिन में जब ये पी आर होता है ये एब्जॉर्व करता है रेड लाइट को और कन्वर्ट होता है पी एफ आर में। तो इसमें एक्युमुलेशन ऑफ पी एफ आर होती है। तो दिन में जो एक्युमुलेट होता है दैट इज पी एफ आर, और डार्क के टाइम अगर हम बात करें तो एक्युमुलेशन होती है फिर पी आर की। तो पी आर और पी एफ आर में जब कन्वर्जन होता है वो फास्ट होता है, जल्दी होता है, और पी एफ आर का पी आर में जो कन्वर्जन होता है वो स्लो होता है। नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम में देखें, हमारे पास ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे में क्रिटिकल लेंथ जो है वो लाइट ज़्यादा होगी, जिसमें कि ये पी आर जो है दिन में कन्वर्ट होता है पी एफ आर में, और ये कन्वर्जन फास्ट होता है और ये एक्युमुलेट करता है रेड लाइट को, ये एब्जॉर्ब करता है पी आर और कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर में। सेकेंड अगर हम बात करें डार्क के टाइम तो ये पी एफ आर जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू पी आर में, फिर से ये कन्वर्ट हो जाता है डार्क के टाइम, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर दोनों में कंपेयर करें तो पी एफ आर जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पीरियड है। तो लॉन्ग डे प्लांट में पी एफ आर इज़ मोर देन द पी आर। सेकेंड हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। तो शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम देखें तो शॉर्ट डे में डार्क पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा और लाइट पीरियड कम होगा, और डार्क की बात करें तो उसमें पी एफ आर कन्वर्ट हो जाता है पी आर में, और अगर लाइट की बात करें तो उसमें पी आर जो है कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डार्क पीरियड ज़्यादा है तो पी आर ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो उसमें पी आर इज़ मोर देन द पी एफ आर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परसेप्शन ऑफ डार्क एंड लाइट इज़ डन बाय लीफ, कि जो लाइट एंड डार्क है वो लीफ की वजह से देखने को मिलता है। और लीफ में एक हाइपोथेटिकल हार्मोन प्रेजेंट होता है दैट इज फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन कंसिस्ट ऑफ जेबरेलिक एसिड एंड एंथेसिन, ये से बना होता है।
तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट ये किया गया टू प्रूव दैट लीफ इज द साइट फॉर परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियडिज्म। ये एक्सपेरिमेंट किया गया ये प्रूव करने के लिए कि फोटोपीरियडिज्म जो है उसके लिए जो साइट होती है वो लीफ होती है। इसलिए ये 3 तरह के प्लांट लिए गए जो लॉन्ग डे प्लांट है, तीनों ही लॉन्ग डे प्लांट है। और लॉन्ग डे प्लांट जो है फर्स्ट केस में लॉन्ग लाइट दी जाती है जिसकी वजह से फर्स्ट केस में फ्लावरिंग देखने को मिलती है। सेकेंड केस में इसको थोड़े टाइम के लिए लाइट दी जाती है और इसमें फ्लावरिंग फिर नहीं देखने को मिलती है। थर्ड केस में भी शॉर्ट लाइट दी जाती है, पहले तो इसमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो फर्स्ट केस का जो प्लांट होता है उसकी लीफ को जो है यहाँ से डिटैच करके इस लीफ को अटैच किया जाता है थर्ड केस में। इस तरह से इस लीफ को अटैच किया जाता है और जब ये लीफ इसमें अटैच हो जाती है या इसमें ग्रो करने लग जाती है उसके बाद देखा जाता है अगर इस लॉन्ग डे प्लांट को भी हम शॉर्ट लाइट दे रहे हैं, थोड़ी लाइट दे रहे हैं, फिर भी इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि कुछ ना कुछ इस लीफ में प्रेजेंट है, दैट इज द फ्लोरिजन। और ये जो केमिकल होता है ये पूरे पार्ट में ट्रांसफर होता है, इस लीफ में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इस लीफ में ही देखने को मिलती है, जिससे ये प्रूव होता है कि लीफ इज द साइट ऑफ फोटोपीरियडिज्म। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है दैट इज नाइट ब्रेक एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है नाइट ब्रेक एक्सपेरिमेंट। ये परफॉर्म किया गया था हैमनर एंड बोर्नर ने ये इसे परफॉर्म किया था ज़ैंथियम में कोकिलबर्ग में से किया गया था, जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। इस तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट डे प्लांट को लिया था। तो जब इन्होंने शॉर्ट डे प्लांट लिया तो जिसमें शॉर्ट डे प्लांट में अगर लॉन्ग लाइट दी जाए और डार्क कम दिया जाए तो हमें फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलेगी, और अगर शॉर्ट डे प्लांट में डे जो है वो लाइट जो है वो कम दी जाए, क्रिटिकल लेंथ से कम लाइट दी जाए और डार्क पीरियड इसमें ज़्यादा हो तो फ्लावरिंग देखने को मिलती है। सेकेंड केस में क्या किया कि जो लाइट है वो तो कम है, लेकिन जो डार्क पीरियड है उस डार्क पीरियड में भी बीच में फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो दी जाती है, और फ्लैश ऑफ लाइट जब इसमें दी जाती है तो भी फ्लावरिंग नहीं देखने को मिलती है। इसका रीज़न ये है कि दिन के टाइम जो पीआर है वो पीएफआर में कन्वर्ट होता है, इतना हमें पता है, लेकिन डार्क में जो है वो पीएफआर जो है पीआर में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्योंकि फ्लैश ऑफ लाइट बीच में दी जाती है जिसमें कि फ्लैश ऑफ लाइट देने की वजह से जो पीआर है पीएफआर में जो कन्वर्ट होता है, ये जल्दी से पीआर जो है फिर से पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो देखने को मिलता है पीआर की फॉर्मेशन जो है वो कम देखने को मिलती है और नो फ्लावरिंग देखने को मिलती है इन शॉर्ट डे प्लांट में। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट, इन्हीं का सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने शॉर्ट डे प्लांट पे ही किया। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है जिसमें क्रिटिकल डे लेंथ की डे की लेंथ जो है वो क्रिटिकल लेंथ से कम हो तो उन्हें शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। इसी तरह से फर्स्ट केस में इन्होंने लाइट जो है वो क्रिटिकल से कम रखी और नाइट का जो पीरियड है वो ज़्यादा है तो फ्लावरिंग देखने को मिलती है। सेकेंड में भी सेम है, लेकिन इन्होंने डार्क में रेड लाइट जो है वो स्प्लैश आउट की। जैसे ही रेड लाइट बीच में दी जाती है तब भी फ्लावरिंग हमें नहीं देखने को मिलती है। और थर्ड केस में इन्होंने रेड की जगह अब फार रेड लाइट दी, और अगर फार रेड लाइट इन्होंने डार्क में दी है तब भी इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और नेक्स्ट केस में इन्होंने पहले रेड का लाइट दी डार्क में और फिर फार रेड लाइट दी, तब भी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और अगले केस में इन्होंने पहले रेड लाइट दी, फिर फार रेड लाइट दी एंड देन फिर अगेन इन्होंने रेड लाइट दी, तब भी फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में इस तरह से हमें देखने को मिलता है लाइट में ये पीआर जो है वो कन्वर्ट होता है पीएफआर में, और डार्क में ये पीएफआर फर्दर कन्वर्ट होता है पीआर में। तो शॉर्ट डे प्लांट जो वो होते हैं जिसमें कि पीआर की फॉर्मेशन होती है, और पीआर जो रीज़न होता है वो फार रेड के लिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फार रेड जो है इसके लिए अगर इसको फार रेड लाइट मिलती है तो पीआर की फॉर्मेशन होती है, और अगर रेड लाइट मिलती है पीआर को तो फॉर्मेशन ऑफ पीएफआर बनता है। तो पीआर से पीएफआर बनता है रेड लाइट में और पीएफआर से पीआर बनता है फार रेड लाइट में। तो शॉर्ट डे प्लांट में पीआर की फॉर्मेशन होती है और लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से जब हम रेड लाइट पहले रेड दे रहे थे तो रेड लाइट की वजह से पीएफआर बनता है, और फार रेड फिर से दे रहे हैं तो उसमें फिर से ये पीआर की फॉर्मेशन हो रही है। जब पीआर की फॉर्मेशन होगी तो वो शॉर्ट डे प्लांट का होगा और उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। पहले अगर हम रेड दे रहे हैं तो रेड से पीएफआर बन गया, फिर हम फार रेड दे रहे हैं तो उससे फिर से पीआर बन गया, और फिर से अगर हम रेड दे रहे हैं तो फिर से पीएफआर बन गया। और पीएफआर जो है वो लॉन्ग डे प्लांट के लिए होता है, शॉर्ट डे प्लांट में इसमें फ्लावरिंग फिर नहीं देखने को मिलती है, ये रीज़न है। तो पीएफआर और पीआर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम केस देखें लॉन्ग डे प्लांट का, तो लॉन्ग डे प्लांट का मतलब है जिसमें क्रिटिकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है और डार्क पीरियड जो है वो कम है, उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। तो इस तरह के केस में हमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर लॉन्ग डे प्लांट में हम रेड लाइट देते हैं, रेड लाइट भी रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लावरिंग के लिए। इसके डार्क पीरियड में रेड लाइट अगर डाली जाएगी तब भी इसमें PFR की फॉर्मेशन होगी और लॉन्ग डे प्लांट में फिर फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है। और अगर हम उसके डार्क पीरियड में फार रेड लाइट देंगे तो नो फ्लावरिंग हमें देखने को मिलेंगी। PFR इज मोर देन PR इन द लॉन्ग डे प्लांट, तो हमें फ्लावरिंग उसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं दैट इज वर्नेलाइजेशन, जिसे यारोविजेशन भी कहा जाता है वसंतीकरण इसे कहा जाता है या स्प्रिंगिफिकेशन इसे कहा जाता है। टर्म वर्नेलाइजेशन दिया है लाइसेंको ने और डिस्क्राइब किया था इसे किलपार्ट ने। वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट को कहा जाता है वर्नेलाइजेशन। इन एनुअल प्लांट के केस में ये टेम्परेचर होता है दैट इज 0 to 2 डिग्री सेल्सियस और इन बाइनियल प्लांट 3 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस ये होता है। तो नोट में हम याद रखेंगे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर सीड जर्मिनेशन के लिए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं या प्री चिलिंग कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एनुअल की अगर हम बात करें तो एनुअल जो होते हैं उसे हिंदी में हम वार्षिक कहते हैं। ये सीजन के बेसिस पे होता है। एक सीजन जो होता है वो एनुअल प्लांट्स में होता है और एक सीजन जो है वो 4 मंथ का होता है, क्योंकि साल में 4 सीजन होते हैं तो 4 मंथ के सभी सीजन होते हैं। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें एक ही सीजन होता है। बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें 2 सीजन होते हैं। इस तरह से ये प्लांट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किलपैट्रिक का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने वीट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो विंटर वेराइटी जो वीट की इन्होंने ली सो इन लेट ऑटम में या अर्ली विंटर में नवंबर के टाइम इन्होंने जो है बीज को जमीन में डाल दिया था। और जो स्प्रिंग वेराइटी इन्होंने वीट की ली उसको इन्होंने सो इन अर्ली स्प्रिंग ड्यूरिंग द फेब के टाइम जो है इन्होंने इसको सो किया। लेकिन दोनों ही केस में जो फ्लावरिंग है और सीड जो प्रोडक्शन है वो समर में ही होता है। अप्रैल मई में ही हमें देखने को मिलता है। दोनों ही केस में फ्लावरिंग एंड सीड प्रोडक्शन जो है वो इसी मंथ में होता है। तो जो फर्स्ट केस है हमारा विंटर वेराइटी, इसमें 2 सीजन बाइनियल प्लांट वेराइटी है ये, मतलब इसमें 2 सीजन जो है वो इन्वॉल्व हुए, क्योंकि नवंबर से लेकर मई तक जो है वो 2 सीजन जो है वो आते हैं। और स्प्रिंग वेराइटी की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ही सीजन आता है, फेब से लेकर अप्रैल मई तक एक ही सीजन है। इस जो स्प्रिंग वेराइटी होती है इसमें इन्होंने क्या किया, जो वीट का जो इन्होंने सीड लिया था उसको पहले वर्नेलाइज किया था। वर्नेलाइजेशन उस सीड की थी कि उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है उस सीड को ऑलरेडी दिया था, देन उस सो किया अर्ली स्प्रिंग में। इस तरह से ये किलपैट्रिक का एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने वर्नेलाइजेशन का किया था। इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया, किलपैट्रिक ऑब्जर्व दैट इफ विंटर वेराइटी सीड इज kept in low temperature for some period, it become vernalized एंड बिहेव लाइक स्प्रिंग वेराइटी। अगर हम विंटर वेराइटी को भी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देंगे तो वो सीड भी जो है वर्नेलाइज हो जाएंगे और स्प्रिंग वेराइटी की तरह ही बिहेव करेंगे। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इससे वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव फेज जो है इससे रिड्यूस हो जाएगा और इंड्यूस हो जाता है रिप्रोडक्टिव एंड फ्लावरिंग पीरियड जो है वो इंड्यूस होता है। कन्वर्ट बाइनियल प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेसिस्टेंट फॉर द कोल्ड, और ये जो सीड होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं कोल्ड के लिए एंड फॉर फंगल इन्फेक्शन के लिए भी रेसिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है वर्नेलाइजेशन का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट मूवमेंट। तो मूवमेंट वर्सेस लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली बॉडी पार्ट, कि बॉडी पार्ट जो है वो डिस्प्लेस हों उसे हम मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी। अगर पूरी बॉडी डिस्प्लेस होती है तो उसे कहा जाता है लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों शो करते हैं, अपने बॉडी पार्ट को भी हिलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है लोकोमोशन भी करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट तो करते हैं अपने बॉडी, मतलब कि उनमें जो मूवमेंट होती है वो हमें देखने को मिलती है। इनके पत्ते वगैरह हिलते तो हैं लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो लोकोमोशन नहीं ये शो करते हैं। लेकिन जो इसमें एक्सेप्शन है गैमीट्स जो होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन हम ये इससे मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में जान सकते हैं। तो जितनी भी लोकोमोशंस होती हैं वो मूवमेंट के अंडर ही आती हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट को हम लोकोमोशन नहीं कह सकते हैं। प्लांट की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो 3 तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज पैराटोनिक मूवमेंट,
पैराटोनिक मूवमेंट या इंड्यूस मूवमेंट इन्हें हम कहते हैं। इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से ये देखने को मिलती है। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज ऑटोनोमस मूवमेंट, या जिसे हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस की वजह से ये देखने को मिलती है। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज फिजिकल मूवमेंट, या जिसे हम वाइटल मूवमेंट कहते हैं, और ये देखने को मिलता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ वाटर। ये 3 तरह की मूवमेंट होती हैं और जिन्हें हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट की। तो पैराटोनिक जो और इंड्यूस जो मूवमेंट होती है ये फर्दर 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट है टेक्टिक मूवमेंट, जिसे टैक्सिज्म कहा जाता है। टैक्सिज्म जैसे टैक्सी होती है उसी तरह से देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्शनल होती है और इरिवर्सिबल होती है। डायरेक्शनल होती है एंड इरिवर्सिबल होती है टैक्सिज्म। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज ट्रॉपिकल मूवमेंट, जिसे हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये भी डायरेक्शनल होती है और ये भी इरिवर्सिबल होती है। थर्ड है नेस्टिक मूवमेंट, जिसे नेस्टिज्म कहा जाता है, और ये नॉन डायरेक्शनल होती है और रिवर्सिबल होती है। अब इन्हें हम वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टैक्सिज्म, जो डायरेक्शनल एंड इरिवर्सिबल होता है। टैक्सिज्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। क्योंकि टैक्सिज्म टैक्सी से रिलेट है, तो टैक्सी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये मूवमेंट है लोकोमोशन की। इसमें आता है फोटोटैक्सिज्म, कीमोटैक्सिज्म एंड थर्मोटैक्सिज्म। फर्स्ट फोटोटैक्सिज्म की अगर बात करें तो लोकोमोशन इसमें देखने को मिलती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट की वजह से जो है वो लोकोमोशन होती है, और ये देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है गैमीट ऑफ एल्गी, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। सेकंड कीमोटैक्सिज्म का मतलब है कि लोकोमोशन जो हो रही है इन रिस्पॉन्स टू केमिकल अगर हो उसे हम कीमोटैक्सिज्म कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एंथ्रोजॉइड टुवर्ड द आर्किगोनिया जो है वो कीमोटैक्सिज्म है। आर्किगोनिया सेक्रेट करते हैं सम केमिकल, जैसे कि मैलिक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एंथ्रोजॉइड जो है वो आर्किगोनिया की तरफ जो है वो मूव करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं थर्मोटैक्सिज्म। थर्मोटैक्सिज्म जो है वो लोकोमोशन देखने को मिलता है इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के वजह से जो है लोकोमोशन होती है। इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म भी डायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होता है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट देखने को मिलती है ऑफ कर्वेचर देखने को मिलती है, या बेंडिंग देखने को इसमें मिलती है। इसमें मूवमेंट होती है कर्वेचर की या बेंडिंग देखने को मिलती है। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है टुवर्ड्स लाइट अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। जो सनफ्लावर होता है वो लाइट की तरफ जो है वो उसके सनफ्लावर का जो है फेस है वो लाइट की तरफ हो जाता है, तो पॉजिटिव है। स्टेम भी जो है वो लाइट के टुवर्ड्स जो है वो मूव करती है। एक्सेप्शन है अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो है वो शो करती है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज रेस्पिरेटरी रूट, जो निमेटोफोर्स में हम देखते हैं, तो लाइट की तरफ जो है रूट जो है वो ग्रो करती हैं, और केराइड रूट ऑफ साइकस भी जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है रूट करती है, एंड जो एक्सेप्शन है अंडरग्राउंड स्टेम का वो भी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है कि मूवमेंट हमें देखने को मिले केमिकल्स की वजह से। ये देखने को मिलता है फंगल हाइफे में या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। थर्ड हम बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब है टच की वजह से मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे कि टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, जो कुकुरबिटा की जो टेंड्रिल्स होती हैं, जैसे ही हम उसको सपोर्ट देते हैं तो उसके टेंड्रिल्स जो हैं उस सपोर्ट की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। या पैसिफ्लोरा में भी पैसन फ्लावर जिसे कहा जाता है, तो इनमें जो है जैसे ही इनको हेल्प दी जाती है, या कुकुरबिटा की जो प्लांट होता है उसको अगर हम सपोर्ट देते हैं तो वो जो इसके टेंड्रिल्स होते हैं वो सपोर्ट की तरफ वो मूवमेंट शो करते हैं, उन्हें कहा जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव टुवर्ड्स अगर ग्रेविटी हो तो उसे पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेगी जियोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स अगर ग्रेविटी होता है उसे कहा जाता है प्लेगी जियोट्रॉपिज्म। देखने को मिलता है प्राइमरी रूट। इस तरह से हमारे पास एक टैप रूट होती है जो प्राइमरी रूट हम जिसे कहते हैं, तो इनमें देखने को मिलता है प्लेगी जियोट्रॉपिज्म। सेकंड हम बात करते हैं डाई जियोट्रॉपिज्म, जिसमें कि परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, ये हमें परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी अगर हम देखने को मिले इस तरह से सेकेंडरी रूट्स या टर्शियरी रूट जो लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है वो डाई जियोट्रॉपिज्म होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर हो उसे कहा जाता है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और ये देखने को मिलता है स्टेम, क्लोराइड रूट ऑफ साइकस में एंड रेस्पिरेटरी रूट ऑफ या न्यूमेटोफोर्स में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्शनल लेस होती है एंड रिवर्सिबल होती है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। मूवमेंट ऑफ वेरिएशंस इसे कहा जाता है। फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ एंड सेकेंड हम इसमें बात करेंगे मूवमेंट ड्यू टू टर्जर प्रेशर। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ, ये दो तरह की होती है, एपिनास्टिक मूवमेंट एंड निक्टिनास्टिक मूवमेंट। एपिनास्टिक का मतलब है मोर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस, जो अपर सरफेस होता है उसमें अगर ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मान लो ये लीफ है, लीफ में दो सरफेस होते हैं, अपर एंड लोअर सरफेस, तो इसका जो अपर सरफेस है उसमें अगर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन में भी हमने ये डिस्कस किया है, तो ये जो है वो नीचे की तरफ जो है इसका कर्व देखने को मिलती है। सेकेंड है निक्टिनास्टिक मूवमेंट, जिसको स्लीप मूवमेंट भी कहा जाता है। इसमें जो है वो लोअर सरफेस में ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जो है वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, इसे हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं और ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू टर्जर प्रेशर। ये भी दो तरह का होता है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट एंड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है ड्यू टू टच, अगर टच किया जाए तो मूवमेंट हो उसे कहा जाता है थिग्मोनास्टिक। ये मिमोसा पुडिका जिसे हम छुई मुई कहते हैं उसमें देखने को मिलता है, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप में या सनड्यू में भी ये देखने को मिलती है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट जो होती है ड्यू टू शॉक ही होता है, और ये भी देखने को मिलता है मिमोसा पुडिका में। निक्टिनास्टिक मूवमेंट और निक्टिनास्टिक मूवमेंट को स्लीप मूवमेंट कहा जाता है। ये दो तरह की होता है, फोटोनिक्टिनास्टिक और थर्मोनिक्टिनास्टिक। फोटोनिक्टिनास्टिक का मतलब है फ्लावर्स एंड लीव्स जो हैं वो ओपन होंगे लाइट में एंड क्लोज होंगे नाइट में, और ये देखने को मिलता है ऑक्जेलिस में। सेकेंड है दैट इज थर्मोनास्टिक मूवमेंट, ये इसमें कि फ्लावर एंड लीव्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर में ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं लो टेम्परेचर में, उसे कहा जाता है थर्मोनिक्टिनास्टिक मूवमेंट, और ये देखने को मिलता है क्रोकस एंड ट्यूलिप में। क्रोकस कहा जाता है सैफरन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोनोमस एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट की। तो ऑटोनोमस एंड स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट होती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर की वजह से देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है डांसिंग प्लांट, जिसे इंडियन टेलीग्राफ या डेस्मोडियम गायरेंस इसे कहा जाता है, फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। टर्गर प्रेशर की वजह से इसमें हमें देखने को मिलता है जिस तरह से वाटर की जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है, जहाँ वाटर हाई होता है इसकी लीव जो है वो कभी ये वाली इस तरफ की लीव ही मूव करती है, कभी इस तरफ की, तो ड्यू टू टर्गर प्रेशर जो है ये मूव करती हैं, और ये प्लांट जो है ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहा है, तो इसलिए इसे डांसिंग प्लांट कहा जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। ये देखने को मिलता है ड्यू टू साइक्लोसिस या सिलरी मूवमेंट। जो फ्लैजेला की मूवमेंट होती है वो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन होती है। नेक्स्ट है इसमें हाइपोनास्टिक मूवमेंट, मोर ग्रोथ इन द लोअर सरफेस अगर हो तो लीफ जो है या फ्लावर हैं वो क्लोज हो जाते हैं, उसे कहा जाता है हाइपोनास्टिक मूवमेंट। और एपिनास्टिक मूवमेंट जो होती है मोर ग्रोथ ऑन द अपर सरफेस अगर हो तो इसकी वजह से फ्लावर एंड लीफ जो है वो ओपन होते हैं, उसे कहा जाता है एपिनास्टिक मूवमेंट। ये ऑटोनोमस और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल एंड मैकेनिकल और वाइटल मूवमेंट्स की। ये भी दो तरह की होती हैं, जीरो चेसी मूवमेंट एंड हाइड्रोचेसी मूवमेंट। जो जीरो चेसी मूवमेंट होती है ये ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर की वजह से होती है। अगर लॉस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से फिर डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजिया होता है या डेहिसेंस ऑफ फ्रूट होता है, या मूवमेंट ऑफ आउटर पेरिस्टोमियल जो टीथ होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू जीरो चेसी की वजह से। और हाइड्रोचेसी जो मूवमेंट होती है ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से होती है। इसमें जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ इलेटर्स होते हैं या मूवमेंट ऑफ कैप्सूल होता है, मूवमेंट ऑफ वेलम टिश्यूज होता है, मूवमेंट ऑफ इनर पेरिस्टोमियल टीथ ऑफ मॉसिस के जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं इनर, वो भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से ही मूव करते हैं। इस तरह से फिजिकल और मैकेनिकल मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।